पहले लॉज ऑफ मोशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तुम लिख लो पहले। लॉज ऑफ मोशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तुम पहले मार्क कर लो। देखो फर्स्ट में तुमको ये करना है लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट और सेकेंड लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन, और सी में थर्ड लॉ। ठीक है, ये सब नोट कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स लिख लिए। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो इम्पल्स के बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ड्राइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ, इसी में लिखो। ड्राइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ। ठीक है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे देखो मेनली एक डेरिवेशन ये है, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसका डेरिवेशन है, और ये भी डेरिवेशन है। ठीक है, सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ ड्राइव करना। ठीक है, उसके बाद में है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है वो न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद में मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, एक स्कूल में आया था पेपर कनेक्टेड बॉडीज। इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे एक और एक मान लो मास m1 है और एक मास मान लो कि m2 है, तो इसमें टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। समझ गए, इसमें टेंशन निकालना, फाइंड टेंशन एंड
एक्सेलरेशन, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, यही यही पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे भी होता है, वैसे भी होता है। उसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, लॉज ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स हैं। बस इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट तो याद ही होगा, ठीक है। सेकंड लॉ का डेरिवेशन कराऊंगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराऊंगा, और सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ये मैं बताऊंगा। इक्विलिब्रियम और इसको मैं करके बताऊंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो समझ गए, फर्स्ट लॉ का बुकलेट से स्टेटमेंट जो है वो याद रख लेना है, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट अपने से याद रख लेना है, ठीक है। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स तो ऑलरेडी मैं कराया था कि कैसे एरिया निकालते हैं, था ना, एफ डी टी। तो इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डेरिवेशन है, ये है सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ड्राइव फ्रॉम सेकेंड लॉ। एक इसको मैं करके बताऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल करा के कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हम आगे देखेंगे। चलो पहले इसमें है, तो ये है तुम्हारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लिखो, इट स्टेट्स दैट it states that the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to फिर से मैं बोल रहा हूँ, it states that the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force acting on the body, directly proportional to external force acting on the body, and change takes place in the direction of change का मतलब change in linear momentum, change takes place in the direction of external force, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसका मास सेम है, इसका वेलोसिटी भी है, तो लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, m भी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और डायरेक्शन क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स मान लो किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। वेलोसिटी इसका टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसमें कहा गया कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज dp बाई क्या क्या एंगुलर मोमेंटम तुमको रोटेशन में है, ठीक है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम अभी रोटेशन में पढ़ाऊंगा, एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, और पी कितना हो, एम भी, तो इसको फर्दर और ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर क्रॉस एम भी, इसे हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एम भी और आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम में भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, समझ गए। तो एफ क्या, एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
और dp बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ऐसे मैं लिख दूं da अपॉन में dt तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ a। अगर मैं ऐसे लिख दूं db अपॉन में dt तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ b। समझ गए? तो चलो ठीक है। तो इसमें जब ये जानते हो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो k और d अपॉन में dt और p के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, m भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो फर्दर हम लिख सकते हैं f इजकल टू m तो कांस्टेंट है, तो k m dv अपॉन में dt। dv अपॉन में dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, k m इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि dv बाई dt इजकल टू कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये लिख दिए, समझ गए। और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। k की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब हमारा आ गया f इजकल टू m इंटू ए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और नेट फोर्स इन z डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यही है डेरिवेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो जल्दी इसको नोट कर लो। हो गया? हो गया। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था, इम्पल्स। इम्पल्स यही था ना, जो टॉपिक लिखे उसके बाद में कौन सा टॉपिक था, देख तो। थर्ड ला तो स्टेटमेंट याद रखना है, और उसके बाद में इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स जे से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में आई से भी डिनोट करते हैं इसे। तो इम्पल्स होता है जे, सपोज करो कि एफ डी टी इंटीग्रेशन या चेंज इन मोमेंट लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और मान लो कि इस केस में हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि एफ और टी का कोई ग्राफ गिवन हो, ऐसे एफ टी का ग्राफ गिवन हो, और यहाँ से फाइंड करना हो T1 से लेकर T2 तक। जैसे मान लो कि T गिवन है और यहाँ पे T2 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकाल देंगे A, तो इम्पल्स इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू A हो जाएगा। एफ डी टी कर्व है, एफ डी टी जो ग्राफ है उसका एरिया हम निकाल देंगे, ठीक है। तो याद रखो इम्पल्स इक्वल टू कितना होता है, एफ डी टी। एफ डी टी और इम्पल्स क्या होता है, जब कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू कितना होता है, एफ डी टी या चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अगर यहाँ पे वेक्टर साइन दे दूँ तो यहाँ भी वेक्टर दे देंगे, यहाँ भी वेक्टर दे देंगे, यहाँ भी वेक्टर दे देंगे, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
तो इस चीज़ का यूज करूँगा। उसके बाद में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखो, स्टेटमेंट पहले लिख लो। कंजर्वेशन क्या, क्या तो जल्दी नोट कर लो। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इसका स्टेटमेंट है कि अगर किसी सिस्टम पे या किसी पार्टिकल पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट इज कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स उसका लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। लिखो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, if net external force on the system of particles is zero, force on the system of particles is zero, comma, linear momentum of the system of particles remains conserved, that is constant. Linear momentum of system of particles remains conserved, that is constant। यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एफ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे अभी मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सिंपल हमने ले लिया कोलिजन का, तो कंडीशन जानते ही हो। कोलिजन का कंडीशन जैसे मान लो कि इसका मास है m1, इसका है u1 और इसका है m2 और इसका है u2। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन। कोलिजन बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो इसका लीनियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू एम वन भी यू वन प्लस वेक्टर दे दो, तो यहाँ पे वेक्टर दे देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। समझ गए? अच्छा, उसके बाद में ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ये m1 होगा और m2 होगा और ये क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो m1 m2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, आगे की ओर, और m2 m1 पे पीछे की ओर। तो इस पे फोर्स लगेगा F21 इस डायरेक्शन में, F21 दैट इज फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, और इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा F12 दैट इज फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ठीक है, समझ गए? और आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन फिर क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा, m1 इसका हो जाता है v1 और ये हो जाता है m2, इसका कितना हो जाता है, v2 हो जाएगा। ये हो गया क्या, आफ्टर कोलिजन।
आफ्टर कोलिजन, तो इस केस में P फाइनल कितना हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बताओ यस और नो। अच्छा, यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, समझ रहे हो ना। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू विथ निगेटिव साइन, जैसे जैसे इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं F21 इक्वल टू विथ निगेटिव साइन F12। फोर्स का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसमें हमने डायरेक्शन भी लिखा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को फिर से लिख दे रहा हूँ, F21 इक्वल टू विथ निगेटिव साइन F12। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा, इम्पल्स किसके लिए, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा P2, और विथ निगेटिव साइन ये कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 हो जाएगा, यानी कि 2 का। तो 2 का जो M2 है उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है, M2V2, और इनिशियल कितना है, U2। तो इसमें हम लिखेंगे कि फाइनल यानी कि PF2 माइनस PI2, और इसको हम लिख सकते हैं PF1 माइनस PI1, और यहाँ पे विथ निगेटिव साइन दे देते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं M2V2 माइनस M2U2 विथ निगेटिव साइन M1V1 माइनस M1U1। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, तो इसको हम खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस M1V1 प्लस कितना हो जाएगा, M1U1, और इसको हम लिख देते हैं M2V2, जेम करते हुए लिख दिया, माइनस M2U2 लिख दिया, जेम करते हो। अब इसको इधर करो, V1 इधर कर देते हैं, तो M2V2 प्लस कितना हो जाएगा, M1V1, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो M2U2 M1U1, तो ये क्या हो जाएगा, P इनिशियल, नहीं कैसे हमने कर दिया, यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम, ये देखो ना, ये क्या है, M1U1 और M2U2, और ये कितना है, वो कितना है, V1, देखो इसमें हमने V2 लिख दिया, तो M1V1 M2V2 है और ये है, ठीक है, तो हमने कहीं गलत कर दिया क्या, तो इसमें हमारा आना चाहिए M1U1 M2U2, ये तो ठीक है, और ये हो जाएगा M1V1, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, P फाइनल, और ये क्या हो जाएगा, P इनिशियल। बस हो गया, प्रूफ हो गया, समझोगे कैसे किया हमने, चलो नोट कर लो इसको। या इससे भी शॉर्ट में करके बताएं।
हो गया। या शॉर्ट में देखो, इसको एक और शॉर्ट में मेथड बताता हूँ, जिससे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। एक मिनट, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया MA, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, और इसका नाम हमने दे दिया MB, ठीक है। जब कोलिजन होगा तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, MAB लगेगा, और इस पे लगेगा MBA, ठीक है। तो दोनों हम लिख सकते हैं MAB, इसको हम सॉरी FBA इक्वल टू लिख सकते हो विथ नेगेटिव साइन FAB, ठीक है। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं FBA डेल्टा T इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन FAB इंटू डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये किसका है, डेल्टा P B का हो जाएगा ना, इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन A का लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, P B फाइनल, चाहे PB डैश, फाइनल को डैश लिख देते हैं, माइनस PB, इनिशियल को ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल को PB लिख दिया और फाइनल को PB डैश लिख दिया। सिमिलरली इसमें भी हम लिख सकते हैं माइनस PA डैश माइनस PA, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो इस डैश को, इस ए निगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे एक और PB डैश, डैश का मतलब फाइनल, माइनस PB इक्वल टू माइनस PA डैश प्लस PA हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को इधर लाओ, ये डैश है, ठीक है। तो PA डैश प्लस PB डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA प्लस PB, बस, यानी कि P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। NCERT में ऐसे किया होगा तो ये भी नोट कर लो, ये भी कर दोगे तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन सा टॉपिक हमने बताया था, चलो लिखो। हो गया। अब लिखो सेकेंड ला इज रियल ला, सेकेंड ला
is the real law of motion. Real law of motion. And छोड़ो, कोमा लिखो, एंड काट के कोमा लिखो, कोमा, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, contained in second law. इस सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये करना है तुमको, यानी कि सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ नेट एक्सटर्नल, अगर मान लो कि किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अनएक्सेलरेटेड होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। समझ रहे हो ना? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तब तक अपने स्टेट को मेंटेन रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, यानी कि रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन जीरो है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो अगर कोई बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी क्या होगा? अनएक्सेलरेटेड होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। नहीं, अगर देखो ऐसा है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कोई, यानी कि उस पर फोर्स तो लग रहा है। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, सुनो, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ये इधर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर ये मान लो कि फ्रिक्शन है तो इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, एफ के। अगर एफ के इक्वल टू सपोज करो कि 10 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में उसको हमको 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। नीचे की ओर एम जी तो लगेगा ही लगेगा, है ना, और ऊपर की ओर कितना लगेगा? नॉर्मल लगेगा। इस पर तो फोर्स लग रहा है। देखो एम जी क्या होगा? नॉर्मल के इक्वल टू होगा। अगर एम जी मान लो कि तुम्हारा 50 न्यूटन है तो नॉर्मल भी कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। तो इस दोनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा? जीरो। और इसका वेक्टर सम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब? जब मान लो कि रफ सरफेस पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाँ सुनो एक मिनट, अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो कि ये स्मूथ सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन इस पे तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा और एम जी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि एम जी 50 न्यूटन है तो नॉर्मल फोर्स भी कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो दोनों केस में इस पे नेट फोर्स जीरो है। समझ रहे हो? हाँ, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है डेफिनेटली, हाँ। हम्म, तो वो कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। कोई अपोजिंग फोर्स से मतलब नहीं, उस पर नेट फोर्स जीरो है। हाँ, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स हो भी सकता है कोई, देखो इसमें फोर्स है कि नहीं, इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? जीरो है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है कोई, ठीक है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन उस पर, लेकिन नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स, दो चार फोर्स जो भी लग रहा है उसका वेक्टर सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? तो फर्स्ट लॉ तो समझ गए। तो फर्स्ट लॉ कैसे ड्राइव करते हैं? सेकंड लॉ इज रियल लॉ, और
जैसे अभी हमने क्या लिखाया था, एफ इक्वल टू ए में सेकेंड ला। तो फर्स्ट ला क्या आता है कि अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यही कहता है फर्स्ट ला। तो देखो इससे हम कैसे प्रूव कर देते हैं। तो इफ ये क्या है, इफ क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट यानी कि इफ इज जीरो दैट इज एफ इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम ए इक्वल टू जीरो। तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, दैट इज ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, एक्सेलरेशन उसका जीरो हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। यानी कि हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ ड्राइव कर दिया है ना, यही। जाओ नीचे से आओ, नीचे दुकान से कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे दुकान बंद आज, कुछ भी नहीं है। हाँ तो पाइथन वाले सर जो है ना, वो सब इधर उधर पता नहीं कहाँ कर रख देते। एफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एफ इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड ला कैसे ड्राइव करेंगे, वो है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, यानी कि चलो थर्ड ला हमको प्रूव करके बताना है, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए विथ निगेटिव साइन। चलो पर इसको जल्दी नोट कर लो, कर लिए। कंटेंट इन सेकेंड ला। ठीक है, चलो इसको इस सेटिंग को लिखो। ठीक है, तो अभी हमने बताया था क्या, जैसे अभी हमने बताया था क्या, एक दो ऑब्जेक्ट होता था, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा एफ बी ए, है ना, और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा एफ ए बी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने लिखाया था नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी, ये क्या है, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए। ठीक है, तो एक नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो अभी हमने बताया था सेकेंड लॉ में एफ इजक्वल टू होता है डी पी अपॉन में डी टी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं एफ बी ए क्या है, किस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, किस पे फोर्स है, बी पे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी पी बी अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, बता दो यस और नो। अच्छा, फिर हम लिख सकते हैं एफ ए बी किस पे नेट फोर्स है, ए पे या बी पे, ए पे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी पी ए अपॉन में डी टी। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, इसको इक्वेशन हमने 2 कर दिया। अब हम करते हैं 1 + 2। ठीक है, तो एफ बी ए
राइट को राइट में ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, और एफ ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी पी ए या बी अपॉन में डी टी प्लस डी पी ए अपॉन में डी टी। ये बी है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको अगर हम डी अपॉन में डी टी ऐसे कर सकते हैं, पी बी प्लस पी ए देखो पहले इसको, पहले इतना समझ लो। देखो हमने ए क्या लिया, बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अगर देखो इसको मैं अगर सिस्टम ले लूं, सुनो, तो जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट को हमें अगर सिस्टम ले लें, तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगा उसको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे। समझ रहे हो ना। जैसे घर में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको इंटरनल झगड़ा बोलते हैं, और दूसरे किसी पड़ोसी से होता है तो उसको एक्सटर्नल झगड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इस दोनों को अगर हम सिस्टम ले लें, तो इस केस में एफ बी ए और एफ ए बी क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। समझ रहे हो, ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर अगर इंडिविजुअल ले, अगर दोनों को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो थर्ड लॉ में ये कहता है ना कि जैसे हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो अभी हमारे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट इक्वल, रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को एक सिस्टम ले लेते हैं, तो उस केस में एफ बी ए क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और एफ ए बी भी क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो नोट कर लिए हो। ठीक है, तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसको हमने क्या ले लिया, सिस्टम ले लिया। इसको हमने पहले ठीक से समझो, अगर दोनों का हम अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा, तो एक्सटर्नल हम ले सकते हैं। लेकिन दोनों को हमने क्या लिया, एक सिस्टम ले लिया, तो इस केस में एफ बी ए और एफ ए बी क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो नहीं है, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो लिखेंगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ, और इस दोनों को हमने क्या लिया, इंटरनल फोर्स ले लिया। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन डी, तो डी पी ए प्लस डी, सॉरी पी बी का ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो फ्रॉम फर्स्ट जब ए 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ बी ए इक्वल टू विथ निगेटिव साइन एफ ए बी हो जाएगा। बस हो गया, यही फोर्स इक्वल है ना, अपोजिट हो गया। समझ गए, यहाँ से हमने लिखा, यहाँ ये सब नोट करो।
सारी डेरिवेशन हो गई। तो यही सब इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब उसके बाद में अभी एक बॉडी था, लास्ट टॉपिक एक था जो न्यूमेरिकल था, कनेक्टेड बॉडी। वो सब कर लोगे घर से, वो सब तो दिया हुआ है बुकलेट में, ठीक है। उसको कर लेना है। जैसे इस टाइप से है कोई बॉडी, जैसे यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m1 और एक बॉडी है जिसका मास है m2, ठीक है। सुनो, मान लो कि इसमें कंडीशन है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, तो डेफिनेटली ये बॉडी नीचे आएगा, ये बॉडी ऊपर आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन सपोज करो कि ये है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एफ डी, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम हम लिखते हैं, ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, ठीक है। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें स्ट्रिंग है, तो हमने बताया था कि स्ट्रिंग ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर की ओर कितना लगेगा, टी लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, m1g, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो हमने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टी माइनस m1 a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी m1g इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे t नीचे की ओर कितना हो जाएगा, m2g, ये किसका, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। तो इसमें क्या लिखेंगे, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, t1 t2 आ जाएगा, ठीक है। आता है, हाँ। तो यही सब है, ये भी आता होगा तुमको। ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था। तो ये सब भी, जैसे इसका भी एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना, तो बस यही सब इस चैप्टर में क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, रुको अभी फ्रिक्शन नहीं कराएंगे। चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो।